नमस्कार मित्रों, आज हम बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र में हम सैंधव्य कला का अध्ययन करेंगे। मित्रों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो अवशेष से हमें सिंधु कला की जानकारी मिलती है, यहाँ नगरों की रचना एक निश्चित योजना के अनुसार की गई थी। यहाँ की चौड़ी सड़कें व गलियों के दोनों ओर मकानों का निर्माण किया गया था। मकानों की दीवार ऊंचाई लगभग 25 फीट थी, अतः मोहनजोदड़ो के मकान ऊंचे और विशाल थे। शहर के गंदे पानी की नालियों द्वारा नगर से बाहर ले जाने की उत्तम व्यवस्था थी। मकानों के स्नानागार, रसोइयों और पानी की नालियों के द्वारा जो गंदा पानी शहर के बाहर जाता था, वह ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रत्येक गली और सड़क के साथ साथ पानी निकलने के लिए नालियां बनी हुई थी। नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और उन्हें परस्पर जोड़ने के लिए मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया जाता था। नालियों को ढकने के लिए ईंटें प्रयुक्त होती थी। अधिक चौड़ी नालियों को ढकने के लिए पत्थर की शिलाएं प्रयुक्त की जाती थी। मकान प्राय 2 मंजिला या इससे भी अधिक होते थे। ऊपर की मंजिल से गंदे पानी को निकालने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता था। मकानों के बाहर प्राय चौबच्चे भी बना दिए जाते थे ताकि मकान का गंदा पानी पहले इसमें एकत्र हो और बाद में गंद नीचे बैठ जाए, केवल पानी ही शहर की गलियों में जाए। विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के द्वारा भवन स्थापत्य की जानकारी मिलती है। इन भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंटें अनेक आकार की होती थी। बड़ी ईंटें विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त होती थी। ये ईंटें बहुत ही मजबूत और पक्की तथा लाल रंग की होती थी। हजारों साल बीत जाने पर भी वे उत्तम अवस्था में हैं। दीवार की ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा प्रयुक्त होता था। अधिक मजबूती के लिए कभी कभी मिट्टी में चूना भी मिला दिया जाता था। मकान छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते थे। मोहनजोदड़ो से उपलब्ध मकान की दीवारों की मोटाई इस बात का संकेत करती है कि जहां मकान कई मंजिल के होते हैं, जो दीवारें 25 फीट की लगभग ऊंचाई की मिलती है, इससे अभी तक वे छेद विद्यमान हैं जिनमें शहतीरे लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श बनाया जाता था। इस युग की छतें बनाने की यह विधि थी कि पहले शहतीरे डाली जाती थी, उन पर बल्लियां डालकर मजबूत चटाई बिछा दी जाती थी। उसके ऊपर बिछाकर उसे भली भांति कूट कर पक्का किया जाता था। निचली मंजिल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी जो प्राय पत्थर और लकड़ी से बनाई जाती थी। सीढ़ियां बहुत ऊंची और तंग बनाई जाती थी, किंतु कुछ इमारतें भी थी जिनकी सीढ़ियां बहुत चौड़ी और सुविधाजनक थी। मोहनजोदड़ो की इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण एक विशाल जलाशय है जो 39.5 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। विद्यार्थियों, यह जलाशय पक्की ईंटों का बना है तथा इसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। इसके अंदर जाने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई है। जलाशय के चारों ओर एक गैलरी बनी हुई है जो 15 फुट चौड़ी है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार भी बने हुए हैं। इन स्नानागारों से सीढ़ियों के अवशेष उपलब्ध हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि इनके ऊपर और कमरे थे। संभवतः ऊपर के कमरे निवास के काम आते थे। उन पर पहुंचने का रास्ता स्नानागार से होकर जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों से ऐसी कोई इमारत नहीं मिलती है जिन्हें निश्चित रूप से मंदिर माना जा सके। मोहनजोदड़ो के मुख्य खेड़े के समीप एक बौद्ध स्तूप है जो स्वयं भी अनेक खेड़ों के ऊपर बना हुआ है। पुरातत्व विभाग ने इस स्तूप को गिराकर नीचे गड़े हुए प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई नहीं की है। फिर भी इस स्तूप के चारों ओर के स्थान से बहुत से अवशेष मिले हैं, जिनसे सूचित होता है कि इसके नीचे किसी विशाल इमारत के अवशेष दबे हुए हैं। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि इस विशाल इमारत का निर्माण किसी मंदिर के लिए ही किया गया हो। विद्यार्थियों,
अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों में कलात्मक मुद्राएं और धातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी मिली हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे अधिक महत्व की यह मूर्ति है जो कमर के नीचे टूटी हुई है। इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहनाए हुए दिखाया है जो चारों ओर जो बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे रखा गया है। चोगे के ऊपर 3 हिस्सों वाली पुष्पाकृति बनी है। मूर्ति के पुरुष की मूछें मुड़ी हुई है लेकिन दाढ़ी विद्यमान है। मूर्ति में आंखें मुंदी हुई है, वह ध्यानमग्न दिखाई देती है। विद्यार्थियों, इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के काल में ध्यान योग को भी विशेष महत्व दिया गया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों से प्राप्त स्त्री मूर्तियां भी उल्लेखनीय हैं क्योंकि ऐसी मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में नारी को विशेष और विशिष्ट स्थान प्राप्त था। ये मूर्ति प्राय नग्न अवस्था में दिखाई देती है। यद्यपि कमर के नीचे जांघों तक एक प्रकार का कपड़ा भी प्रदर्शित किया गया है। मूर्ति पर बहुत से आभूषण भी अंकित किए गए हैं जो सिर की टोपी पंखे के समान बनाई गई है, जिसके दोनों ओर 2 प्याले और दीपक हैं। संभवतः ये जो है मूर्तियाँ स्त्री मूर्तियाँ पूजा के काम आती थी। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के भग्नावशेषों में मुद्राएं भी प्रचुर मात्रा में मिली है। विद्यार्थियों, एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की आकृति अंकित है जिसके 3 मुख हैं, जिसके सिर पर सींग बनाए गए हैं। इस देव मूर्ति के चारों ओर अनेक पशु जैसे हिरण, गैंडा, हाथी, शेर, भैंस की आकृतियां बनी हुई हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार यह आकृति पशुपति शिव की है। ऐसी 3 मुद्राएं उपलब्ध हुई है। इस प्रकार सैंधवी सभ्यता में मूर्ति निर्माण कला उन्नत अवस्था में थी। जो बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे, उन्हें अनेक प्रकार के चित्रों और आकृतियों से भी विभूषित किया जाता है। खुदाई में कटोरे, कटोरियाँ, कलश, थालियाँ, रकाबियाँ, सुरहियाँ आदि बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। बर्तन न केवल मिट्टी के बनाए जाते थे अपितु पत्थर और धातु के भी बनाए जाते थे। खुदाई से प्राप्त हाथी दांत का बना हुआ एक फूलदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फूलदान बहुत ही सुंदर है और इस पर अनेक प्रकार के रेखा चित्र भी उत्कीर्ण हैं। अतः सैंधव्य सभ्यता में हाथी दांत को शिल्प के लिए प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में आभूषण बनाने की कला भी बहुत उन्नत थी। हड़प्पा की खुदाई में एक कलश आभूषणों से भरा हुआ मिला है। कलश में सोने के बने हुए जो आभूषण व खंड मिले हैं, उनकी संख्या 509 के लगभग है। इसमें स्वर्ण निर्मित बाजूबंद और हार से लगाकर छोटे छोटे मनके तक शामिल है। मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में जो आभूषणों से भरे कलश उपलब्ध हुए हैं, इन आभूषणों में अनेक लड़ियों वाले गले के हार, बाजूबंद, चूड़ियाँ, कर्णफूल, झुमके, नथ आदि आभूषण विद्यमान हैं। कला की दृष्टि से यह अत्यंत ही सुंदर और उत्कृष्ट है। स्वर्ण के अतिरिक्त चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे लाल, पन्ना, मूंगा आदि के आभूषणों का भी प्रयोग होता है। तांबे, हाथीदांत, हड्डी और मिट्टी के बने हुए बहुत से आभूषण इस सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, अब हम सिंधु सभ्यता में धातुओं द्वारा बर्तन और औजार बनाने की कला भी उन्नत अवस्था में देखते हैं। धातुओं में तांबे का प्रयोग प्रचुरता से किया जाता था। चांदी के तो केवल 3 बर्तन उपलब्ध हुए हैं, लेकिन तांबे और पीतल के बर्तन बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। तांबे का प्रयोग औजार के लिए विशेष रूप से किया जाता था। धातु निर्मित औजारों में तांबे से बनी एक आरी भी उपलब्ध हुई है। इस आरी में दांते भी बने हुए हैं। इस आरी की सत्ता से यह सूचित होता है कि बढ़ई का शिल्प सैंधव्य कला में भली भांति विकसित था। अस्त्र शस्त्र भी धातु के बनते थे। अवशेषों में परशु, तलवार, कटार, धनुष बाण, बर्छी, भाला, छुरी आदि अनेक प्रकार के हथियार मिले हैं जो तांबे और पीतल के बने हुए हैं। छोटे छोटे चाकू, पत्थर काटने की छेनियाँ और मछली के कांटे भी
उपलब्ध हुए हैं। इसके अलावा तांबे और पीतल की बनी हुई अनेक मूर्तियां उपलब्ध हुई है, जो धातु कला के श्रेष्ठ प्रमाण हैं। धातु की बनी नर्तकी की एक मूर्ति इतनी सुंदर कि वह बिल्कुल सजीव प्रतीत होता है। नर्तकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उस पर बहुत से आभूषण बनाए गए हैं। सिर के केशों का प्रसाधन मूर्ति में बहुत ही सुंदर रूप से प्रदर्शित किया है। अवशेषों में बच्चों के खेल के अनेक खिलौने उपलब्ध हुए हैं। मिट्टी के बने कतिपय ऐसे खिलौने मिले हैं जो पशु आकृतियों के हैं, जिनका सिर हिलता है। कुछ खिलौनों में हाथ पैर पृथक है, जिन्हें तागे से जोड़ा गया है। तागे से खींचने पर हाथ पैर हिलते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि सैंधव काल की कला प्रत्येक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। ये चाहे नगर योजना हो, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे नगर का सुसज्जा करना हो, सफाई की व्यवस्था हो। विद्यार्थियों देखिए, आज हम स्वच्छ भारत मिशन और अनेक प्रकार के मिशन पर काम कर रहे हैं। सैंधव सभ्यता वह सभ्यता थी जिसमें जो हमारी प्रारंभिक सभ्यता थी और जिसमें भी सफाई पर इतना अधिक ध्यान दिया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि जल संरक्षण में भी सैंधव सभ्यता आज के समान ही थी। और जो कलात्मक मूर्तियां मिली है, जिन पर स्त्रियों के आभूषण आदि की व्यवस्था उन्होंने पहने हुए हैं, वे भी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इति नमस्कार। हाँ।